हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से था या किस खेल से संबंधित है बी साई प्रणीत। आंसर हो जाएगा इसका बैडमिंटन। तो दोस्तों, बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं बी साई प्रणीत। तो उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने 24 साल के लंबे करियर में विश्व चैंपियनशिप 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और सिंगापुर ओपन 2017 को उन्होंने जीता था। अब उनका रिटायरमेंट हो गया है, यानी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो वो अब अमेरिका में ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी में मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, 2019 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। और ये है वी साई प्रणीत। ठीक है, तो उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात आई है बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन से रिलेटेड शब्दावली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। बैक एली शब्द बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। बैक कोर्ट ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। बेस लाइन और फोर कोर्ट, हेयर पिन, नेट शॉट, रैकेट, रेली और स्मैश, ये सभी शब्द बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड कप भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप। तो थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। नारंग कप, चड्ढा कप, ओबर कप ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। और सोफिया कप, ये सभी कप बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। बैडमिंटन की सबसे बड़ी संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF। तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में। तो बैडमिंटन से रिलेटेड सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार के फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे आप ऐड हो जाइए, आपको स्टडी कर से रिलेटेड PDF वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास, नोट्स, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। और फरवरी माह के करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक ये सभी आपको ऐप पर उपलब्ध हैं, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा हिसार में। तो हरियाणा के हिसार में अभी हाल ही में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय इस्पात एवं सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दोस्तों, हिसार में ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर है उसमें ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था भारत में? 2023 में। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन है? कल्याणी फेरेस्टा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा? कोचीन शिपयार्ड। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर किसने बनाया है? L&T कंपनी ने। विश्व की पहली लिक्विड हाइड्रोजन फेरी की शुरुआत कहाँ की गई है? नॉर्वे में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी कहाँ लॉन्च की गई है? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित होगा? जमशेदपुर, झारखंड में।
इसके अलावा भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां शुरू होगी? हरियाणा में। पहले अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित कहां की गई है? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एक दिन और कवर कर चुके हैं, लेकिन उस दिन हमने कवर किया था कि वहां पर एक विधेयक लाया गया था फ्रांस की संसद में जिस पर वोटिंग हुई थी। लेकिन अब ये जो गर्भपात का अधिकार है इसको वहां के संविधान में ऐड कर दिया गया है। तो गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनते जाना है। तो फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में ऐड किया है। ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का एक विशेष सत्र बुलाया गया था और फिर इस पर वोटिंग हुई है, यानी कि गर्भपात के अधिकार को लेकर जो विधेयक लाया गया था उसमें वोटिंग हुई है और इसमें 780 वोट पक्ष में पड़े हैं और 72 वोट विपक्ष में पड़े हैं। इस प्रकार से ये जो विधेयक था वो पास हो गया और अब गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना। देखिए दोस्तों, 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया था जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब गर्भपात के अधिकार को संविधान में भी ऐड कर दिया गया है। 2023 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर जो एफिल टावर है, तो एफिल टावर में औपचारिक रूप से अभी हाल ही में यूपीआई को लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के सरगेई शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन है? फ्रांस। चलिए दोस्तों, फ्रांस के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है? पेरिस। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। और गैब्रियल अटल जो है वो फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और इसके पड़ोसी देशों में जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति योजना की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित किए गए डेफ कनेक्ट 2024 में अदिति योजना की शुरुआत की है। अदिति का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेट टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्ट। दोस्तों, यह योजना 2 साल के लिए शुरू की गई है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह अदिति योजना क्या है। तो अगर कोई स्टार्टअप डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के काम करना चाहता है तो उसके अनुसंधान और डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। आपको याद रखना है कि 2014 में देश का रक्षा उत्पादन करीब 44,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ करके 1 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। ये डाटा किसने बताया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 2019 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में। पीएम मित्रा योजना 2021 में। और स्माइल योजना 2022 में। अग्निपथ योजना 2022 में। पीएम श्री योजना 2022 में। आरोग्य मैत्री 2023 में। जल जन अभियान 2023 में शुरू किया गया था और 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 2023 में शुरू की गई थी। अमृत धरोहर योजना 2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू की गई है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 2024 में शुरू की गई है और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना 2024 में शुरू की गई है। तो ये हैं केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका सुमन कुमारी। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है
उन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में स्नाइपर प्रशिक्षण पूरा किया है। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं। तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयंसिथा कल्याण। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? डॉक्टर सबीरा प्रकाश। और मनीषा पाढ़ी पहली महिला सहायक डी कैंप यानी एडीसी बनी है। दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जेएनयू की कुलपति बनी है, ये पहली महिला कुलपति हैं, आपको याद रखना है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। नीरजा मिश्रा अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला हैं। और एम बीरा लक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। तो दोस्तों, ये प्रथम महिलाएं आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं बीएसएफ की। तो दोस्तों, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका काम होता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है उसकी रक्षा करना। वर्तमान महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा मां आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों, इंदिरा मां आवास योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो 11 मार्च को इसकी शुरुआत की जाएगी, यानी अभी इसकी घोषणा कर दी गई है। 11 मार्च को यह योजना शुरू की जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3500 घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि तेलंगाना में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से प्रत्येक में 3500 घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, राज्य सरकार उन पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही अपना घर बनाने के लिए घर का प्लॉट है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके पास घर बनाने के लिए प्लॉट है तो उसको राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिनके पास घर नहीं है उन्हें 5 लाख रुपए के साथ जमीन का एक टुकड़ा भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार की योजना होगी तेलंगाना सरकार की। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में शुरू किया गया है। मेहतारी बंदना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। कुस्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात में शुरू की गई है। अभय हस्तम कार्यक्रम ये तेलंगाना में शुरू किया गया है। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। युवा निधि योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। कॉलेज फगथांसी मिशन मणिपुर में शुरू किया गया है। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। बात आई है तेलंगाना की। तो दोस्तों, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। किस पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। यहां पर आप तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है या चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल्स करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है चक्षु। ठीक है, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपके मोबाइल में कई ऐसी फर्जी कॉल आती हैं जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपकी जानकारी मांगती हैं, पेमेंट वॉलेट से रिलेटेड जानकारी मांगती हैं, आपकी सिम से रिलेटेड जानकारी, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी फर्जी कॉल आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब से बचने के लिए ये चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री कौन है? देबू सिंह चौहान। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में गूगल के द्वारा वीडियो गेम निर्माण के लिए जिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिनी एआई को लॉन्च किया है। दोस्तों, आईआईटी और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर के हनुमान एआई मॉडल बनाया है। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुत सारी आईआईटी और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर के हनुमान एआई को डेवलप किया है। नासा और जाक्सा के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा पटना में। तो दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है और यह भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। उद्घाटन किसने किया है? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। दोस्तों, इस अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा 2013 में मंजूरी दी गई थी। आपको याद रखना है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में घोषित किया गया था। और गंगा डॉल्फिन की बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू नदियों में पाई जाती है। यह दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव होती है। और दोस्तों, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को साल 2019 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 2023 में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान डिस्कस करते हैं, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उड़ीसा में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स को। तो यहाँ इस पुरस्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है टाइगर वुड्स। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोल्फ से। तो विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, तो उन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, टाइगर वुड्स को 2022 में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। दोस्तों, टाइगर वुड्स को 2019 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान से भी सम्मानित किया था। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड सम्मान दिया गया है। पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अदिति सेन डे को जीडी बिरला पुरस्कार 2023 दिया गया है। हिमाचल प्रदेश को सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र 2024 चुना गया है। एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। शशि थरूर को फ्रांस के द्वारा नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल शशिकांत कुमार को जीवन रक्षा पदक प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? आंसर हो जाएगा 85 वर्ष से अधिक। अभी तक क्या होता था कि जिन व्यक्तियों की उम्र 80 साल से अधिक है उन्हें डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि अब 80 वर्ष नहीं बल्कि जिन व्यक्तियों की आयु 85 वर्ष से अधिक है उन्हें ही डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो अब 85 साल या उससे अधिक के लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से पोलिंग बूथ पर जाए बिना ही वोट डाल सकते हैं। और दोस्तों, चुनाव आयोग का ये जो सिस्टम है इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम बोलते हैं। बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को।
राष्ट्रीय चुनाव आयोग का काम क्या होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या उसकी 65 वर्ष की आयु का। जो भी पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। और आपको याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और शपथ भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही करवाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? दिल्ली में। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया है? श्रीलंका में। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी ने। द सन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? मणिपुर में। तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख कृषि उत्पाद। तो भारत और विश्व में जो भी प्रथम है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चावल के उत्पादन में चाइना पहले स्थान पर है और भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू के उत्पादन में चाइना पहले स्थान पर है, भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत में कर्नाटक। दालों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। मूंगफली की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर है, गुजरात भारत में पहले स्थान पर है। गन्ना में ब्राजील पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। जूट की अगर हम बात करें तो जूट में भारत पहले स्थान पर है और भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। तंबाकू में चाइना पहले स्थान पर है और आंध्र प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। नेचुरल रबर की बात करें तो थाईलैंड विश्व में प्रथम स्थान पर है और केरल भारत में प्रथम स्थान पर है। तो ये सभी कृषि उत्पाद आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोवा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गोवा बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन किस राज्य का जलीय जीव है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।